हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पिछले वीडियोस का आप अध्ययन कर रहे होंगे। इसी क्रम में एक बार फिर मैं आपका अपने इस गणित दर्शन चैनल में स्वागत करता हूँ और आ, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा और आप उसे देखेंगे और साथ में शेयर और लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा वीडियो देखा है परंतु वो सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखिए, स्टडी कीजिए और ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी मत कीजिएगा। तो एक सब्सक्राइब आप अवश्य कर दीजिए, इससे मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और अच्छे ढंग से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँ। चलिए आज हम फिर से एक बार क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर लाए हैं। मैट्रिक्स चैप्टर में आपको जो है मैंने जैसा कि 3.1 और 3.2 की बात की थी, लेकिन दोस्तों उसमें 3.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने आपके लिए अप्रोचेबल मैथ्स के बारे में बनाया है, लेकिन अब मैं फिर से पुनः एक बार आपके लिए क्लास 12th का ये आब्यू चैप्टर लेके आया हूँ। इसमें मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूँ। हो सकता है कि आपको बाकी चीज़ें तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़े थोड़े करवाए हैं, आप हर क्वेश्चन को करिए। यदि आपको कोई नहीं आ रहा तो आप उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करना अवश्य है, क्योंकि बिना कमेंट करे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आपको कमी है, कौन सी दिक्कत आ रही है और मुझे और कितना अच्छा वीडियो बनाने की आवश्यकता है, उसमें कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। ये मुझे बहुत उससे हेल्प मिलती है, तो इसलिए आप ज़रूर उस पर लिखिएगा। अब मैं जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन को लेता हूं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। ठीक है, कोई व्यापार संघ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्यापार कोष है। उसमें इस कोष में 30,000 रुपया, ये देखिए 30,000 रुपया इसमें है। ओके, अब ये व्यापार संघ जो है इसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्ड में निवेशित करना चाह रहा है। मतलब दो प्रकार के बॉन्ड ऐसे कहीं से प्राप्त हो रहे हैं या बैंक से हो रहे हैं, कहीं से भी हो रहे हैं, तो ये उसको प्राप्त करना चाहता है, निवेश करना चाहता है वहाँ पर, जिससे कि उसको अलग अलग एक इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जैसे पहला वाला जो बॉन्ड है उसका वो कह रहा है कि प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक मिल रहा है और द्वितीय बॉन्ड पे 7% वार्षिक मिल रहा है। तो अब हमें आव्यूह के गुणन का प्रयोग करते हुए ये बताना है कि जो 30,000 रुपया हमको हमारे कोष में है, उसको हम दो प्रकार के बॉन्डों में जब निवेश करते हैं तो हमें किस प्रकार हम उसको बांट दें, उस पैसे को 30,000 रुपये को बांट दें कि हमको निवेश में एक जगह तो 5%, एक जगह 7% अगर मिलता है तो हम 18,000 रुपये की जो है उसमें ब्याज, कुल ब्याज जो है 18,000 रुपये का, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है 2,000 रुपये का प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न है। तो अब ये प्रश्न हमने पढ़ लिया है, तो देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो जनरल बिहेव में हम करते हैं, जो जनरल बिहेव में हमारा जो व्यवहार होता है, व्यवहार से हम जो मैथ्स करते हैं उसी को इम्प्लीमेंट हम जो है अपने इस मैट्रिक्स चैप्टर में किस तरीके से करते हैं। आइए हम इसमें गुणन विधि का प्रयोग करते हुए अपने इस इंटरेस्ट को जो हमको 1,800 रुपया दिया है और हम अपने इस 30,000 रुपये को जो दो प्रकार के भिन्न बॉन्डों में बांट दे रहे हैं उसे बांटने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सिंपल है, छोटी
जैसे अन्य कक्षाओं में अन्य चैप्टर्स में आपने इसको पढ़ा हुआ है, वहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अब्यूज सिस्टम से इसको कैसे करना है इसका एग्जाम्पल ये आपको मैं दे रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, आप मान लीजिए, माना 5% जो आपके पास वार्षिक ब्याज पे आप देना चाह रहे हैं, ये बॉन्ड जो है x रुपये का है, ये x रुपीज का है सपोज कीजिए। ओके, 5% वाला जो, माना 5% वार्षिक ब्याज लगाने पर, ये लिख देते हैं हम, लगाने पर बॉन्ड, जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, जो आपका जो बॉन्ड है वो आपका कितने का बन रहा है, x रुपये का आपने एज्यूम कर लिया। तो नेचुरली जो है 7% वार्षिक ब्याज वाला जो दूसरे प्रकार का बॉन्ड होगा, दूसरे प्रकार का जो बॉन्ड है आप उसे लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी दूसरा बॉन्ड आपके पास जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 30,000 टोटल राशि है आपकी, ठीक है, उसमें से आप x को माइनस कर देंगे तो दूसरा आपका इतने प्रकार का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये सिंपल सी बात है, 30,000 रुपये टोटल है, मुझे 2 प्रकार के परसेंटेज में उसको डालना है, तो इसका मतलब एक को 5% दे रहा हूँ, एक को 7% दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जो बॉन्ड है वो कितने का है, ये नहीं पता है, टोटल पैसा जरूर पता है। तो हम एक काम कर देंगे कि एक बॉन्ड को x मान लेंगे तो दूसरा बॉन्ड 30,000 माइनस x हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आव्यूह का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और अपने जो आव्यूह का गुणन करेंगे, आव्यूह का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसमें आप क्या करने जा रहे हैं कि आप जो आपके बॉन्ड हैं उनको एक साइड लिख दीजिए, और जो आपकी परसेंटेज मिली हुई है आपको वो एक साइड लिख दीजिए, और जो आपको उसके फलस्वरूप जो आपका इंटरेस्ट निकल रहा है, मान लीजिए मेरे पास x है, तो x का 5% है मेरे पास हो गया, ठीक है, और दूसरा मेरे पास हो रहा है 30,000 का 7% हो रहा है, ठीक है, 7/100 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ करके मुझे 1,800 रुपया प्राप्त हो रहा है। यही सब बात को मुझे जो है आव्यूह के माध्यम से बताना है, आपको आव्यूह के माध्यम से लिखना है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, सिंपल हो गया। आप जो आपका बॉन्ड है, अगर जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड को हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे बॉन्ड हो गए, देखिए हमने पहले एक जो 5% वाला है उसको हमने x माना है, ठीक हो गया, और दूसरा जो बॉन्ड है हमारा वो 30,000 माइनस x का हो गया, तो हम इसको रो में लिख देंगे। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता ही है। ये इसका एक मेंबर हो गया, ये इसका दूसरा। ओके, अब इसी प्रकार से ये तो हमारे बॉन्ड का मैट्रिक्स बन गया। अब इसकी परसेंटेज का, यानी जो ब्याज हमें मिल रहा है उसका हम इस तरीके से लिख देंगे कि यहाँ पर हमको 5% मिल रहा है और यहाँ पर हमें 7% मिल रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, रो में लिख देंगे, इसको कॉलम में लिख देंगे। नाउ उसने खुद ही कह रखा है कि इसको गुणन के माध्यम से करिए, तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आव्यूह यहाँ पर लिख दीजिए, आव्यूह में गुणन, ठीक है, गुणन की प्रक्रिया से यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इस तरीके से हम लिख देंगे, एक तरफ x और दूसरा इसका मेंबर होगा 30,000, ठीक है, माइनस x, और एक इस तरफ हो जाएगा 5%, ठीक है। आप 5% को चाहें तो आप 5/100 कर दीजिएगा और इसको 7/100 कर दीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। गाइस, आप समझ पाए होंगे कि बहुत आसान है, बस केवल इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब इसको गणितीय रूप, कथन के रूप में इसमें रखा हुआ है। जैसे आपको सिंपल सॉल्व कर देना होता तो आप आसानी से कर जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कथन में है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है
ये आप जानते हैं, उसी को आपने जो है ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपके पास अब ये जो आव्यूह में जो गुणन की प्रक्रिया के पश्चात ये सब क्या निकला, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल गया आपके पास, x 30,000 माइनस x, और यहाँ पर आपका 0.05 कर सकते हो आप इसको, चाहे तो आप 5/100 ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको 7/100 आप ये भी कर सकते हैं, 0.05 भी कर सकते हैं और 0.07 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1,800। ये आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उसको बॉन्ड से परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको वहां पर पहले बताया था, जैसे इसका परसेंटेज आप ये कर देंगे, इसका परसेंटेज ये कर देंगे, तो टोटल करके 1,800 हो जाएगा। वो तो हमारा वो वाली मेथड होगी, लेकिन जो आव्यूह की मेथड है उसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, ये आपको इसके द्वारा समझाया जा रहा है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका रो है, आपको मैंने सिखा रखा है, एक ही रो है इसमें, इसमें एक ही कॉलम है, ये भी आपको पता है। तो आपने क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, नथिंग, x इंटू 5/100 हो गया, प्लस 30,000, ठीक है, माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, इज इक्वल टू 1,800। ठीक है गाइज, आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो या तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, 1,000 को हटा 100 को हटा दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ बढ़ा दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 5x और ये आ जाएगा 30,000, ठीक है, माइनस x इंटू 7 इज इक्वल टू, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आपके पास 2 जीरो और बढ़ जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, जो अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 है, यहाँ नहीं है। अगर यहाँ भी अपॉन 100 होता तो काट देते, कैंसिल कर देते, बट क्या है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पर अगर आप इस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन्स दैट ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 जीरो और आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है, आप समझ गए होंगे कैलकुलेशन को। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, 5x 30,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 7 3 जा 21,000, 21, और बाकी ये 4 जीरोज आप इस पे लगा दीजिएगा, ठीक है, और माइनस 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 18, और ये 4 जीरोज हो जाएंगे आपके पास। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको इधर उधर ले जाइएगा आप, तो आपके पास आने वाला है ये आने वाला है -2x, देखिए 5x और -7x, दैट इज -2x, सो इट इज इक्वल टू 1,80,000, ये बन जा रहा है आपको, ठीक है, और 80,000 बन रहा है, और -21 4 जीरोज आप यहाँ लिख दीजिएगा, ओके, ठीक है, इधर उधर आपने कर दिया, नथिंग स्पेशल। अब अगर आपके लिए वहाँ नीचे हो जा रहा है तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे, तो आपके पास ये हो गया 5x और ये -2x आ गया, तो माइनस और माइनस दोनों तरफ आने वाला है, तो आपके पास आ गया माइनस, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो आप समझिएगा थोड़ा सा, -2x इज इक्वल टू हाउ मच, 11 में से 18 गया तो ये आपका 1 2 3 4 तो आपको मिलने वाले हैं जीरो, और 11 में से 8 गया तो आपके पास 3 आ गया, यानी 30,000 आपके पास, और ये 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको इतना मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये माइनस के साथ आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 30 और ये 4 जीरोज आपके पास हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 15, ये आपका आ जाएगा, यानी 15 आ गया और बाकी 1000 आ जाएगा, ठीक है, 15,000 आ जाएगा। एंड सिमिलरली x की इसमें डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो आपको ये मिल जाएगा। x आपको मिल गया तो दूसरा टाइप का बॉन्ड कितने का होगा, यानी जो दूसरा, ये पहला बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड आपका इतने का आ जाएगा, ओके। अब दूसरा बॉन्ड आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, दूसरा बॉन्ड आपको करना है तो क्या करोगे, आपके पास कितना था, 30,000 था, और इसमें आपने इससे 30,000 में से 15,000 आप माइनस कर देंगे, तो हाउ मच यू विल गेट, 30,000 माइनस x, सो 30,000, ठीक है,
और 30,000 माइनस 1530, तो यू विल गेट 15,000 आपको मिल जाने वाला गाइस। तो आप समझ पाए होंगे पहला बॉन्ड कैसे निकालेंगे, दूसरा बॉन्ड उस बहुत सिंपल है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि आप आव्यूह का जो यूज करते हैं, जो उसको प्रयोग करते हैं, तो वो किस तरीके से आपको प्रयोग करना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन की मदद ली है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरीके से जो स्टेटमेंट होता है उसको हम गणितीय यानी मैथमेटिकल फैक्ट के रूप में चेंज करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स है। तो कैलकुलेट हो गया, इस तरीके से आपको दोनों प्रकार के बॉन्ड मिल गए। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आप अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए कठिन नहीं होने वाला है। अब दोस्तों इसी तरीके से मैं एक और लेके आता हूँ आपके सामने, और एक क्वेश्चन इसमें आपको दिया है जो आपको दिक्कत करता है, मतलब आप सेंटेंस के होता है तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। नथिंग स्पेशल। देखिए, किसी स्कूल की पुस्तकों के दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझें, रसायन विज्ञान की किताब आपके पास कितनी है। रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री की किताब है आपके पास, वो आपके पास आ रही है 10,000, 10 दर्जन, 10 दर्जन, दर्जन 10 गुणा 120, तो ये आपके पास 10 गुणा 12, तो यानी 12 कम 12, 120 पुस्तक हो, ये बुक्स हो जाएंगी आपके पास। ओके, इतनी बुक्स आपको केमिस्ट्री की मिल जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रकार की किताब है फिजिक्स है। तो फिजिक्स आपको कितना है, ये दिया हुआ है 8 डजन दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 डजन का मतलब 8 इंटू 12 होता है, मीन्स 12 8 जा 96, ये आपकी बुक्स हो जाएंगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप आइए इकोनॉमिक्स की, ये भी आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 10 डजन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 10 डजन दिया हुआ है तो ये कितना होने वाला है, 10 इंटू 12 होने वाला है, तो मीन्स ये भी 120 बुक्स होने वाले हैं, ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, वो ये कह रहा है कि इन पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 80 रुपया है, 60 रुपया है और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। यानी एक पुस्तक आप खरीदते हो, केमिस्ट्री की एक किताब खरीदते हो तो आपको 80 रुपया पड़ेगा। अब आपने कितनी खरीदी, 120 खरीदी है, तो ये सिंपल सा हो गया। तो इसको आव्यूह का प्रयोग करते हुए, जो आव्यूह अलजेब्रा है उसका प्रयोग आपने करना है, और इस प्रकार से सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि आप प्राप्त होगी, यानी दुकानदार उस आपसे पैसा लेगा तो वो कितना लेगा। वेरी सिंपल, आप इसको 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आव्यूह का इस्तेमाल करते हुए इस प्रॉब्लम को करना है। सिंपल है, हम वही करेंगे, सारी चीजें वही रहेंगी हमारी, आव्यूह का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए आपने आव्यूह का प्रयोग किया है, क्या किया है, रोज और कॉलम में से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों एक तरफ तो हमारी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी, यानी जो आपकी किताबें हैं उनको आप लिख दीजिएगा रोज में, ठीक है। तो रोज में आपने लिखा तो कितना आ गया, 120 आ गया, ओके, 96 आ गया, ओके, एंड 120 आ गया, ठीक है, ये रोज में हो गया आपके पास। उसके बाद आप इसी प्रकार से आप क्या लिखिएगा, इनका कॉस्ट लिखिएगा, यानी कॉस्ट ऑफ द बुक्स, जो किताबों की कीमत है उसका भी आप बना दीजिए। तो उसको आप रोज में कॉलम में बना देंगे, तो कॉलम कितने का आ जाए, आप बताइए, 120। अब एक किताब कितने की है आपकी, एक किताब जैसे केमिस्ट्री की है आपकी, वो है 80 रुपये की, तो आप 80 लिख दीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद 60 लिख दीजिएगा, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की है 40 रुपीज़ की। ये ईच वन है, मतलब एक किताब आप खरीदते तो इतनी, आपके पास इतनी किताब है। तो सिंपल है, ये हिसाब तो आप करना जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप समझते हैं, तो वही चीज़ आती है। तो इसका मतलब अब आपको कॉस्ट देनी है, यानी आप ये कह सकते हैं द टोटल कॉस्ट
पेड ठीक, पेड जो टोटल कॉस्ट पेड होगी उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 120, 96 और 20 और इस पे लिखिएगा 80, 60 और 40। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। तो 120 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, इससे आपको पता है, इससे मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको कर देते प्लस करके 96 इंटू 60 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 40 हो जाएगा। ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल सॉल्व। अब आप मैट्रिक्स हटा दीजिए क्योंकि टोटल सॉल्व कर दिया है आपने, समझ गए होंगे आप। ऐसे करके कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, 2 zeros हो जाएगा, और 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, और 54 और 3 57, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 है, यहाँ 40 है, तो 80 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। Is it clear? Now add it 9600 800, it is ये हो जाएगा। आप ऐसे कर दीजिए, 0 0 0 कर दीजिएगा, और 0 6 0 6 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 8 7 15 15 और 6 21, 2 कैरी हो गया। तो अब उसके बाद 5 2 7 7 और 9 16 हो गया। तो दिस मच इज द टोटल कॉस्ट। समझ आ गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू हैव टू अप्लाई इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हिसाब किताब आप जानते ही हैं, बस उसको आपको ये केवल ये सिखाना है किस तरीके से आप उसे रो में लिखते हैं, किस तरह से आप कॉलम में लिखते हैं, देन आप टोटल कॉस्ट को निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो ये आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट वन, एक इसमें अगर आप समझ गए हैं इसको तो मैं इसे रब करता हूँ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको समझा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, अगला वाला एक्सरसाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए x इजिकल टू आपको दिया है 2 इंटू एन दिया है। ओके, अब आपको दिया है y इजिकल टू दिया हुआ है 3 इंटू के दिया हुआ है, एंड z इजिकल टू आपको दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू के 2 इंटू पी दिया हुआ है। ओके, एंड w इजिकल टू n इंटू 3। ठीक है, और कितने हो गए, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया, w हो गया, और p भी दिया हुआ दोस्तों। उसमें आपको p कैपिटल है, आपको इसको स्मॉल p करना है, यहाँ पे आपने p इंटू के कर देना है। ये आपको ऑर्डर्स दिए, ये ऑर्डर दिए हुए, ये हमको कोटियां दी हुई। ओके, x इजिकल टू 2/n, y इजिकल टू 3/k, z इजिकल टू आपको दिया हुआ है 2 इंटू पी, एंड w इजिकल टू, इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं, और w इजिकल टू n इंटू 3 मीन्स n/3, और p इजिकल टू स्मॉल p मीन्स p/k। तो दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द डिफरेंट मैट्रिसेस। ओके, ये आपको गिवन है। अब आपको इससे क्या करना है, 21 और 22 का सॉल्यूशन आपको, जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है और 22 दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको देना है। तो सिंपल है, देखिए, जैसे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ये किया उसने। तो कह रहा है दोस्तों, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए, जो इसको डिफाइन करेगा, एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, मतलब जो आपके रिलेशन आएगा इसके बीच में कौन सा वाला आप इसमें उसको लेंगे। तो देखो सिंपल है, आपने पी वाई पहले आप ले लीजिए, फिर डब्ल्यू वाई आप उसको ले लीजिए। ओके, तो पी वाई, पी के लिए आपका क्या आ रहा है, पी के लिए पहले देखिए आप, पी के लिए आपके लिए आ रहा है पी इंटू के आ रहा है, देखिए आ रहा ना, ये इस ऑर्डर क्या है ना। जब आप पी मैट्रिक्स को लिखेंगे और आप वाई मैट्रिक्स को लिखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी मैट्रिक्स आपकी जो है पी बाई के है, और आपकी जो वाई मैट्रिक्स है वो 3/k है। इस बात को आप सुनिश्चित कर लेंगे। बट वी डोंट नो अबाउट p एंड k एंड दिस की, बट हियर इज 3,
तो वी नो दैट 1 2 3 रोज आपके पास है, यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। ओके, एंड सिमिलरली y का आपको पता चल गया, इसमें 3 रोज हैं, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर 3/k। ओके दोस्तों, समझ आ गया। तो अब इसके बाद आपसे कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि देखिए, अब आप W आपको क्या दिया हुआ, W को भी लिख दीजिएगा, n/3 है और ये p/k। अब इसको भी अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए आपके पास कितना दिया हुआ है, W जो मैट्रिक्स होगी आपकी, जो भी इसके अंदर नंबर होंगे वो मैट्रिक्स होनी चाहिए n/3 ऑर्डर की, और जो y मैट्रिक्स होगी वो तो आपकी वही रहेगी जो उसमें है, जो यहाँ है वही रहेगी। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, मतलब जैसे ये भी कोई भी मैट्रिक्स होती है और ये भी कोई मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर एलिमेंट हैं और वो इस ऑर्डर का है, मतलब अब ये चाहे मान लीजिए 2/3 है तो इसका मतलब 2 रोज होते हैं इसमें और 3 कॉलम होते हैं, समझ गए। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/3 नहीं है, p/k है, तो p का मतलब सच रोज एंड k इज सच नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम इसको वो नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर हमें इतना जरूर पता है कि इसमें 3 रोज है, बट के कॉलम कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नहीं पता। ओके, तो इसको हम लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, कभी भी आपको एक मैट्रिक्स मिलती है, और जो मैट्रिक्स मिलती है वो भी किसी ऑर्डर की होती है, समझ गए। जैसे आपने कैलकुलेट किए थे, एक रो था आपके पास, एक कॉलम था, तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो ओनली आपको एक रो मिला था। ये आपके पास 1/1 मैट्रिक्स थी ना, सॉरी 1/3 थी। देखिए पहले मैं अगर आपको बताऊं, जो इससे पहले किया था आपने 1/3 थी, और 1/3 1 रो था और 3 कॉलम थे उसमें, और इसमें क्या था, देखिए 3/1 था, एक 1/3 था, एक 3/1। आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये इस ऑर्डर का था, ये इस ऑर्डर का था, तो फाइनली आपको जो मिला है 1/1 मिला है। मतलब आपको उसमें क्या मिला, केवल एक मेंबर मिला। सबको जब आपने मल्टीप्लाई किया था इससे पहले क्वेश्चन में, जो आपने कॉस्ट निकाली थी, चाहे बुक्स वाला किया था, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले या इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन में, तो उसमें भी आपने क्या कहा, फाइनली आपको एक चीज मिला था। जो टोटल कॉस्ट मिली थी वो कितनी मिली, कॉस्ट कितनी मिली थी आपको, एक ही मिला था। ऐसा तो नहीं 3-4 नहीं मिली थी ना, टोटल पूछा था तो एक ही तो आएगा। तो इसका मतलब वो हमारे पास 1/1 ही आएगा, क्योंकि उसमें एक ही रो आएगा, एक ही कॉलम आएगा, तो इसलिए 1/1 आ गया। देखिए आप समझ रहे हैं, आप कंपैरिजन के थ्रू। तो वही चीज यहाँ पर भी आनी है कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसी ऑर्डर का है, ये किसी ऑर्डर का है, ये किसी ऑर्डर का है, ये किसी ऑर्डर का है। तो आप देख पा रहे होंगे इसको, तो अलग अलग से मैंने लिख दिया है, तो आप समझ लीजिएगा ये इसका है, ये इसका है, ठीक है, और ये इसका है, ये इसका है, इस तरीके से। अब हमने इसको ऐड कर देना, देखिए ये वाला है और ये वाला, अब इसको ऐड करना, बिकॉज यहाँ पर ऐड है। ऐड करने के बाद अब फाइनल आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। जब आप फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी तो आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि क्या आपको इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों क्या समझ पा रहे हैं आप किस तरीके से होगा, क्या होना चाहिए आपका। अब आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, देखिए k = 3 दिया है, p = n दिया है, और k स्वेच्छ p = 2, p स्वेच्छ k = 3, k = 2, p = 3, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, देखिए ये k और k तो सेम दिख रहे हैं, मीन्स अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होने वाला है, समझ में आ रहा है आपके। ये 3 होने वाला है तो ये भी 3 होने वाला है, तो नो डाउट कि ये दोनों एक ही होंगे। ओके, तो इसका मतलब p को 3 के इक्वल होना होगा। तो इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, p = 3 हो गया। अब यहाँ पर आइए आप, यहाँ से हमें मिल रहा है p = 3 और k = k मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है दोस्तों, n = p मिल रहा है और 3 = k मिल रहा है। थोड़ा सा समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक फाइनल पिक्चर हमारे दिमाग में आ रही है, जब हम p = 3 कह रहे हैं, n = p कह रहे हैं, तो इसका मतलब नेचुरली p तो ये आपके पास है, तो n क्या है, 3 है ना। अब यहाँ पर k और k सेम है, तो इसका मतलब आप k = तो आप 3 कह रहे हो ना, तो इसका मतलब ये 3 होगा, इसका मतलब ये 3 है, ये भी 3 है। तो फाइनल आप समझ गए होंगे, ये भी 3 होना है, ये भी 3, इसका मतलब n = p, इसका मतलब यहाँ से निकल गया आपके पास k = कितना आ गया, 3 आ गया, और p = कितना आ गया, n है आपके पास है, देखिए, तो p = n आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा।
आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा दीजिए, इसको कंपैरिजन करके थोड़ा सा आपका आईक्यू देख रहा है कि जो आपने कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप की ऐड में किया, जो ऑपरेशंस आपने करे, वो चाहे ऐड वाले हों, चाहे सब्ट्रैक्ट वाले हों, चाहे मल्टीप्लिकेशन वाले हो, तो उनमें किस तरीके से आप फाइनल जो मैट्रिक्स मिलती है वो आपको मैंने काफ़ी समझाया है पीछे। उसको देख लीजिएगा, एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, तो फाइनल जो आपको मिलता है तो वो किस तरह से मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करके इसको देख लेंगे तो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं। चलिए, अगर दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट है, अगर आप इसको समझ गए तो मैं इसी का दूसरा पार्ट, इसमें जो 22 वाला क्वेश्चन दिया है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों n इजिकल टू, उसने p दे दिया, ओके। अब वो क्या कर रहा है, जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये देखिए मैट्रिक्स क्या बनी है आपके पास, वो बन रही है 7x माइनस 5z। ये मैट्रिक्स आपने निकाला। मान लीजिए आप x कुछ भी है, x कुछ भी है, x आपके पास मैट्रिक्स होगी, उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा। क्या आपकी मैट्रिक्स बदलेगी? नहीं बदलेगी। और 5 इंटू जेड मतलब वो उतने टाइम्स हो जाएगी, उसके ऑर्डर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारी टोटल बात हो रही है ऑर्डर की, यानी हम कोटि की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज इन ऑर्डर। एंड 5 इंटू जेड करेंगे तो जेड मैट्रिक्स जो होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन ऑर्डर। तो इसका मतलब हुआ, जब हम इसे, इसका मतलब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा फाइनल क्या हो गया, x माइनस जेड ही तो हुआ, x माइनस जेड ही तो हुआ। ये भी भाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा, z 5 से मल्टीप्लाई तो 5 टाइम्स हो जाएगा, तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल जो बच गया है x माइनस जेड ही है। हम इसी पर विचार करेंगे, हम जो थिंकिंग करेंगे वो इस पे करेंगे, ओके। तो इसका मतलब x का कोई ऑर्डर मिलेगा हमको और z का भी कोई ऑर्डर मिलेगा। अब हम उसे सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल आपके पास मिलने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए इसके ऑप्शन में दोस्तों p इंटू 2 लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है 2 इंटू एन लिखा हुआ है, n इंटू 3 लिखा हुआ है, p इंटू एन लिखा है। देखिए अब आपको ये ऑप्शन दिए, इनमें से आपको आंसर बताना। देखिए ये कौन सा आंसर इसमें फिट बैठ रहा, इसको आपको बताना। सिंपल है, देखिए जैसे उसने n इजिकल टू p दिया है ना आपको। अब आप जानते हैं x कौन था, x तो आपको पता ही है, पहले आप उसको लिख दीजिएगा। x आपके पास था, x आपके पास था, मैं पीछे उसमें देख लूँ, x आपके पास था दोस्तों 2/n। ये 2/n मतलब अगर मैं इसको मैट्रिक्स के ही रूप में दिखा देता हूँ तो यहाँ पर 2/n था। और z हमारे पास था दोस्तों, ये था हमारे पास, z हमारे पास था 2/p, ठीक है, x y z। ये भी 2/p था, नहीं पहला वाला 2/n था और ये 2/p था। समझ पाए होंगे आप, ठीक है। ये गिवन है हमको, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल क्या आने वाला है वो इसमें से आपको बताना, कौन सा ऑर्डर का आने वाला वो आपको बताना। सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचिएगा, विचार करिएगा वहाँ पर। तो आपको ये गिवन n/2p जरूर दिया हुआ, मतलब ये चीज आपको यहाँ से कैलकुलेट होके आ रहा। देखिए ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, इसका मान लिया मैं यहाँ 5 मान लेता हूँ, यहाँ 4 मान लेता हूँ, यहाँ 3 मान लेता हूँ, यहाँ 6 मान लेता हूँ, यहाँ 1 मान लेता हूँ, यहाँ 2 मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, यहाँ 5 मान लेता हूँ। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या मिलने वाला है आपको, देखिए अब आपको क्या मिलने वाला है 5 में से। अब लेकिन ये नहीं पता आपको ये 2/n है, तो 2/n का मतलब 2 रो है, ये तो क्लियर है। अब कितने आगे कॉलम्स है ये आपको नहीं पता है, बट ये जरूर दिया हुआ है n इजिकल टू p दिया हुआ है। तो इसका मतलब इस n की जगह जो p होगा आपका वही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया, देखो z 2 रोज है, तो ये भी फाइनल हो रहा है कि भाई यहाँ 2 रोज है तो यहाँ भी 2 ही रोज है। समझ में आ गया। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि जो रोज आने वाली है वो 2 ही आने वाली है। भाई जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रो 2 ही आएंगे, ये समझ गए होंगे आप। जब आप, मैं इसको सब, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, कॉलम चलो मान लेते हैं इसमें 10 कॉलम है, इसमें भी 10 कॉलम है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। मैं यहाँ पर डैश 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 कर देता हूँ, ओके। 3 माइनस 0 करूँगा तो 0 आएगा,
6 माइनस 5 करूँगा तो 5 आएगा, डैश 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 कर लेता हूँ। ओके, आप मानते हैं कि बहुत सारे कॉलम है इसमें, अभी हमें को क्लियर नहीं है माना, तो आप क्या करेंगे, तो रो तो आपके पास 2 ही बने ना फिर भी, तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है जिसमें रो आपको 2 दिखाई दे रही वही आपका आंसर होने वाला है, नो डाउट, नो डिस्कशन। ठीक है, ये आपको बता दे रहा है। देखिए कहाँ ये रो है, ये कॉलम है, ये तो आप जानते हैं ना, ये भी रो है, ये भी कॉलम है, रो है कॉलम, जिसमें आपका रो 2 आ जा रहा है तो वही आपका आंसर, नो डाउट, करेक्ट। तो आप आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिखेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट डिस्कस हियर। ठीक है, हम इसे बातचीत यहाँ पर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको दूसरे वीडियो में समझा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए कोई कठिन नहीं है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको अपने अंडरस्टैंडिंग में इसको बनाइए कि भाई जो फाइनल आपको मैट्रिक्स मिल रही है, अगर 1 बाई 1 से अगर हम 2 बाई 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 3 बाई 2 को कर रहे हैं, या 2 बाई 3 को कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है। इस तरीके से आपकी स्टडी होगी तो नेचुरली आप समझ जाएंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है, ऐड करने पर क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है और आपके सारे इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब मैं अगली एक्सरसाइज पे दोस्तों आता हूं। देखिए अगली एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें आपको एक सबसे पहले ट्रांसपोज ये सीखना जरूरी है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो व्हाट वाज, ये है क्या, ये व्हाट इज द ट्रांसपोज एंड आल्सो स्क्यू मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स, इसको सीखना जरूरी है। और अच्छी तरीके से जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको सीखना जरूरी है। तो पहले ट्रांसपोज की बात करते हैं दोस्तों। ट्रांसपोज क्या होता है, आप समझते हैं ट्रांसपोज में केवल आपको, इसको हम परिवर्त कहते हैं हिंदी में, अगर आप समझना चाहते हैं, परिवर्त है, यानी किसी भी आव्यूह को परिवर्त कर देना, बदल देना, सिंपल है। देखिए क्या करूँगा, जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, आप क्योंकि बिना एग्जाम्पल के मानेंगे नहीं। तो चलिए, आपने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, मैं सिंपल वाला ले लेता हूँ। ओके, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, इसका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। अब मैं ए डैश निकालूंगा, ट्रांसपोज को ए डैश से दिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए बी है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स दैट रो इज कन्वर्ट इनटू द कॉलम, राइट। होना क्या है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अब ये सी डी आया तो ये सी डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए सी था, कॉलम चेंज इनटू रो एंड रो चेंज इनटू कॉलम। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। आई थिंक आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आप इसके समझ गए हैं तो मैं इसे अच्छी तरह से आपको जो है समझा दूं, और बेहतर तरीके से कि इसको अगर हम, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा दिया है। अगर आप उसको मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ए को, आप मान लीजिए ए आई जे मैट्रिक्स है, इट इज m बाई n, ये लिखना आपको जरूरी होता है। जब हम ए डैश की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होने वाला है, जब ए डैश की बात करेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि, या ए डैश भी कहते हैं इसको, ए ट्रांसपोज भी कहते हैं, ये बोथ आर सेम। ठीक है, इसको डैश भी कह सकते हैं, ट्रांसपोज भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए टी जब आप निकालेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जे इधर आएगा, ए आई इधर आएगा, तो यानी आपका ए जे आई हो जाना है। और क्या ये बदलेगा, इसको भी आपको सुनिश्चित करना है। कोई सा भी मैट्रिक्स आप ले लीजिए,
ये बदलेगा नहीं बदलेगा। चलिए मैं एक बहुत बड़ा वाला ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और जी एच के। देखिए क्या होने वाला है, ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसका डैश निकालता हूँ, मैं ए ट्रांसपोज निकाल देता हूँ, तो क्या मिलने वाला मुझे, देखिए इसका रो किस में कन्वर्ट होने वाला है, इधर कन्वर्ट हो जाने वाला है। इसका रो किस में कन्वर्ट होने वाला है, डी ई और एफ, इसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है। और इसका रो किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो आई थिंक ये भी मुझे लग रहा है 3x3 ही मिल रहा है भाई। तो आई थिंक इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सो वी कैन राइट हियर m/n ऑल्सो, नॉट n/m, यानी जितने इसमें थे उतने ही इसमें भी आते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ए डैश को अच्छी तरह समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कि आप अगर आपका ए आपको ये दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज आपका यहाँ पर सेम मिल रहा है। देखो ये भी 3x3 मिला, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर आप ए ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये ए जे आई होने के बाद n/m भी हो सकता है। मान लिया जाए, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ जो कि आप कंफ्यूजन में ना आए। देखो मैंने यहाँ पर बताया ना आपको सेम होता है। अब आप देखिए, अगर आपने ए मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5 6 7, ओके, अब आप उसको ए ट्रांसपोज निकालिए, आपका क्या आ जाने वाला है, 2 3 4 कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है। रो कन्वर्ट इनटू कॉलम एंड दिस रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। What do we get here? This is 2x3 matrix, but it is ये आपके पास क्या मिला, 3 कॉलम मिले ना यहाँ पे, देखिए 3 आ गया और 2 ही रो हैं आपके पास, ये R1 है या R2 है। समझ सकते हैं आप C1 C2 C3। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए C1 C2 R1 R2 R3, तो ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया, रोज तो इसमें 3 हो गई ना, और कॉलम कितने हुए, कॉलम हो गए आपके पास केवल 2, तो ट्रांसपोज हो गया, देखो बदल गया। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको जब कभी कोई चीज़ बताई जाती है तो उस पर ही ध्यान न दे करके एक कदम आगे से भी सोचना होगा। आपने कहा कि ना सर ने तो ये बताया तो यही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसमें चेंज भी हो सकता है, उसको आपको थोड़ा सा गहनता से पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, वह ऐसा क्यों हुआ। तो आपने देखा ना, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया ना आपको, ये लिया, देखो इसमें 2 रोज थे 3 कॉलम थे। अब हो क्या गया, जब एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें आपको पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको और पढ़ना है। ये क्या है, बहुत आसान है। लेट आपने एक कोई सेट मान लिया जिसको आप AIJ कहते हैं, ठीक है, m/n अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपके पास, तो यदि इसका ट्रांसपोज यदि ले लेते हैं आप, मीन्स ट्रांसपोज का मतलब यानी रो को यदि आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को अगर आप रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अगर वो ए ही आता है फॉर i एंड j, अगर आपको वही मिलता है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1, देख लीजिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये मैंने 1 0 इधर कर दिया और ये 0 1 किया, तो आपने देखा कि मैंने ए डैश लिया तो वही रहा, ये कोई चेंज नहीं आया। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आ गया, आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आप इसे आप कहते हैं कि ए डैश, अगर आपका AIJ होता है, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास AIJ होता है, m/n मैट्रिक्स है, और ये आपके पास अगर AJI करने के बाद भी वही आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप AIJ और m/n ये इधर आता है AJI
दोस्तों अगर ये इधर आ रहा है तो आपको ये मिलता है, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का अगर आप ये इस तरीके से AIJ और AJI कर देते हैं तो आपको जीरो मिलेगा, क्योंकि वही चीज आपको मिल रहा है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो मिलने वाला है। चेंज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया है तो नेचुरली ये आपको जीरो मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत आसान है। अब आप दूसरा इसके बाद देखिएगा जिसको कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक, यानी जिसको दोस्तों विषम कहते हैं। ये वाला सममित था, अब आपके पास विषम आ रहा है। तो विषम का मतलब यही हो गया कि यदि आप किसी, मान लीजिए आपके पास AIJ ये M/N मैट्रिक्स है और आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, उसमें मैंने आपको ट्रांसपोज करके वही चीज बता दी थी, थोड़ा सा वो हो गया। देखिए अगर आप उसका ट्रांसपोज लेने पर ना, ठीक था, अगर आप A ट्रांसपोज लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, -A आ जाने वाला है। वहां पर हमने A लिया था, सॉरी, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। यदि आपका ट्रांसपोज लेने के बाद भी A तो आता है बट नेगेटिव आ जाता है, तो मीन्स दैट आपके पास क्या आ रहा है, AIJ ये मैट्रिक्स था आपके पास M/N, आपके पास मैट्रिक्स तो वही रही बट आपके पास AJI करने के बाद आपके पास ये आ गया। तो अब आपके पास AIJ और M/N प्लस ये इधर आ जाएगा AJI भी कर दो या IJ भी कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो इसका मतलब 2AIJ M/N ऑर्डर वही रहना है उसका, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो AIJ M/N मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। वेर अगर हम कर देते हैं I इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब AII AJJ ये सारा जो एलिमेंट होगा आपका और AKK जो होगा आपका, ये आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे आपका सपोज करो AII, आपका कहने का मतलब ये वाला एलिमेंट आपका जो डायगोनल होगा वो 0 होगा। AII AJJ AKK, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, EFGHIJ, यहाँ पर कोई भी हो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। यानी A11 A22 A33 आपका 0 हो जाने वाला है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स में केवल नेगेटिव साइन आ जाना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, यानी अगर हम I और J के लिए उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको मैट्रिक्स तो वही मिलता है बट नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि वो स्क्यू कहलाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसका एक थ्योरम आपको मैं रिलेटेड थ्योरम आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आपके बहुत आता है, आप उसे अवश्य देखेंगे। इससे रिलेटेड जो आपका थ्योरम है वो आप ध्यान देंगे। जैसे आपके पास A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और आपने इसको AIJ ले लिया। अब आपका आप इसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, ओके। अब आपने ट्रांसपोज कर दिया है और उसके बाद ये AJI हो गया सपोज करो, और M/N आपने इसको कर दिया है, ये भी M/N था आपके पास माना सपोज करो। तो आपके पास अगर आप A + A' लेते दोस्तों तो ये आपका सिमेट्रिक आने वाला है, ये आप ध्यान देंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो सिमेट्रिक आने वाला है, सममित आने वाला है, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो आप ध्यान देंगे कि ये विषम आने वाला है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तो सममित आ जाएगा, यहाँ विषम सममित आ जाएगा। तो इन दो बातों को आप ध्यान रखते हुए ये थ्योरम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव किया जाएगा, बहुत आसान है। लेट आपने पहला वाला प्रूव करने की सोची तो A + A' ले लिया, ओके, इसको आपने B ले लिया। अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है उसमें यही होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी है उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाती है तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो लेट अस सी दैट B' इज इक्वल टू व्हाट, it is A + A' dash, so it is A dash,
ओके, प्लस ए डैश डैश, यानी ये यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है, और ये ए का ट्रांसपोज है, उसका भी ट्रांसपोज है। तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ए भी आपको दिया हुआ है, यहाँ सी डी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ए है, अगर आपको ए डैश निकालना है तो आप ए सी इधर कर देंगे और बी डी इधर कर देंगे, ये आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो अगर आपको उसका भी डैश लेना है, अब इसी का डैश ले लीजिएगा, मतलब इसमें भी ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो फिर पुनः वहीं आ जाएगा वो, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इसको आप ए लिखेंगे, तो इसका मतलब है ए डैश प्लस ए, फिर से आपके पास आ गया, ए डैश डैश आपके पास ए हो जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट हियर? हियर वी गेट बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए, मीन्स दैट बी डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, which is b, which is b. So we can say that b dash is equal to b, means there will be no change. So where there will be no change? In symmetric matrix. So we call it symmetric matrix. ठीक है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और उसी के अगर आप इसको a माइनस, अगर आप a माइनस डैश मान लेते, माइनस में ले लेते हैं सपोज करो उसको, तो अगर देखिए दूसरे वाला ये एक था, इसका दूसरा पार्ट अगर आप सॉल्व करते हैं तो लेट कर देंगे आप b इज इक्वल टू a माइनस ए डैश करेंगे, ओके। तो आपको क्या चेक करना होता है? ट्रांसपोज करना होता है, तो आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो a माइनस डैश डैश हो जाएगा, जैसा उसमें किया था वही करना आपने, यहाँ b डैश हो जाएगा, a डैश हो जाएगा, माइनस a डैश डैश हो जाएगा। दोस्तों आपको ये पता है कि a डैश माइनस a हो जाएगा, ओके, डैश का डैश क्या होता है? ए हो जाता है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं आप, देखिए इज इक्वल टू माइनस ले लीजिए कॉमन और यहाँ माइनस ए डैश कर दीजिए, ठीक है ना, समझ गए होंगे। माइनस बाहर कर दिया तो ये प्लस था तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने ये देखा होगा कि अब ये बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, जो आपने लिया हुआ था। तो इसका मतलब हुआ ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है कि अगर क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो उसका नेगेटिव अगर आ जाता है, मैट्रिक्स वही आती है लेकिन नेगेटिव आ जाता है, तो वो स्क्यू कहलाता है। तो आई थिंक आप इसको, इस थ्योरम को समझ पाए होंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बोर्ड परीक्षा में आता है, तो इसे आप जरूर सॉल्व करेंगे, तैयार करके ले जाएंगे। तो दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप दोनों मैट्रिक्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परावर्त जो आपका मैट्रिक्स है, आव्यूह है, उसको समझ गए होंगे, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, इन तीनों को आप समझ गए होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसमें एक थ्योरम और है, अगर आप करना चाहें तो मैं उसको आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसे आप कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है। थ्योरम नंबर 2, देखिए अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप घर पे कर सकते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस ए डैश, ओके, ये आपका सिमेट्रिक है, और आपने a माइनस ए डैश कर दिया, दोस्तों यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है, और इसका भी हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया, तो ये आपके पास सिमेट्रिक आने वाले, यानी फिर से आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाने वाला है। और दोस्तों जब आप हाफ ए, यहाँ पर डैश आने वाला है, ए प्लस ए डैश, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ए माइनस ए डैश आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डैश आने वाला है। तो आई थिंक आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज पहले आप इसको निकाल लीजिएगा, इसको निकाल लीजिए, फिर ऐड करके देख लीजिएगा, फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाने वाली है। अगर आप इसे चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो फिर से आपको ए डैश मिलने वाला है, यानी जो आपको मिलेगा वो ट्रांसपोज मिलेगा, यानी उसका रो उसमें कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम रो में कन्वर्ट। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप। तो आव्यूह चैप्टर का जो ये आपका एक्सरसाइज था 3.2 स्पेशली, और मैंने जो ये स्पेशल आपको मैट्रिसेस बताए हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह मेरे वीडियोस का अध्ययन कर रहे होंगे,
और कमेंट्स अवश्य करें और शेयर और लाइक करने में कंजूसी ना करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब, मेरे पूरे वीडियो को तो वो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को देखिए, मेरे इस गणित दर्शन चैनल को देखिए और उसमें आप एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसको आप दबा दीजिएगा, बेल आइकन जो बेल होती है उसको आप दबा दीजिए। और आपको जो है इतना ही करना है, कोई ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा समय दे दीजिएगा वीडियो को देखने में, और जिन्हें लाभ हो रहा है प्लीज़ वो तो पूरा ही पूरा वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।